तो आज हम बात करने वाले हैं प्रभाकर माचवे के उपन्यास आंखें मेरी बाकी उनका के बारे में। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो अस्तित्व से जुड़े सवालों की एक बहुत ही गहरी पड़ताल है। एक ऐसी यात्रा है जो हमें जीवन, मृत्यु और समाज के सच का सामना करने पर मजबूर कर देती है। 1 मिनट के लिए सोचिए, क्या हो अगर आपको पता चले कि आपके पास जीने के लिए सिर्फ 4 साल बचे हैं, सिर्फ 4 साल, आप क्या करेंगे? ठीक यही सवाल, यही एक बड़ा सवाल इस उपन्यास के नायक के सामने आ खड़ा होता है, और बस यहीं से पूरी कहानी की शुरुआत होती है। तो चलिए देखते हैं कि हम इस कहानी में आगे क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले मौत की सजा, फिर जानेंगे कि आंखें मेरी बाकी उनका का मतलब क्या है। उसके बाद हम समाज का एक दौरा करेंगे, लेखक की व्यंग भरी आवाज को समझेंगे और आखिर में हम इंसान के अस्तित्व से जुड़े कुछ बड़े सवालों पर बात करेंगे। तो कहानी शुरू होती है एक खत से, एक ऐसा खत जो सब कुछ बदल देता है। सोचिए, एक चिट्ठी आती है और उसमें बस यही लिखा है, 4 बरस बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। और ये भविष्यवाणी किसी एरे गरे की नहीं है, बल्कि एक ऐसे ज्योतिषी की है जिसकी हर बात अब तक सच होती आई है। तो अचानक उस नायक के पूरे अनिश्चित जीवन में बस एक ही चीज पक्की हो जाती है, उसकी अपनी मौत। और जैसे उसे पता चलता है ना, वो सवालों के गहरे समुद्र में डूब जाता है। क्या मौत से कोई मोलभाव हो सकता है? मतलब जो काम 50 साल में नहीं हुआ, वो 4 साल में क्या हो जाएगा? क्या जिंदगी हमारे फैसलों से चलती है या फिर कोई बड़ी शक्ति है जो सब कुछ चला रही है? और अब इन बचे हुए 1460 दिनों का क्या किया जाए? यही सब सवाल उसे अंदर ही अंदर खाने लगते हैं। और इसी उथल पुथल के बीच वो एक बहुत बड़ा फैसला लेता है, एक ऐसा फैसला जो इस किताब के टाइटल आंखें मेरी बाकी उनका में छिपा है। ये जो टाइटल है ना, ये अकबर इलाहाबादी की एक बहुत मशहूर गजल से लिया गया है जो उन्होंने 1911 में लिखी थी। महफिल उनकी, साकी उनका, आंखें मेरी बाकी उनका। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि ये जो दुनिया की महफिल है, ये जो जाम पिलाने वाला है, सब कुछ दूसरों का है। मेरा क्या है? मेरा काम तो बस देखना है अपनी आंखों से। तो बस नायक जिंदगी के इस खेल में खिलाड़ी बनने के बजाय एक खामोश दर्शक बन जाता है। वो फैसला करता है कि अब वो कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ देखेगा, बिना किसी जजमेंट के। उसकी आंखें उसकी हैं, बाकी सब कुछ दुनिया का है। तो चलिए अब हम उसके साथ समाज के एक दौरे पर निकलते हैं। एक ऐसा दौरा जहां उसे वो सच दिखता है जिसे हम सब अक्सर अनदेखा कर देते हैं। और हाँ, इस सफर में वो अकेला नहीं है, उसके साथ एक रहस्यमयी साथी है जो खुद को यम कहता है। हाँ, वही मौत का देवता। उसकी यात्रा का पहला पड़ाव एक दरवाजे पर छिथड़ों में लिपटा एक बच्चा, एक छोटा सा बेनाम बच्चा। उसका कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, वो बस है। और उसका भविष्य, वो पूरी तरह से उस भीड़ की दया पर है जो उसे देख रही है। वहां से वो पहुंचता है एक प्राइमरी स्कूल में, लेकिन वो स्कूल कम और एक जेल ज्यादा लगता है, जहां टीचर बच्चों को डराकर धमकाकर पढ़ाते हैं। इतनी बेरुखी है कि एक प्यासे बच्चे को पानी पीने तक के लिए मना कर दिया जाता है। इसके बाद वो जाता है एक पोस्ट ऑफिस, और वहां क्या देखता है? कर्मचारियों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि बाहर लोगों की कितनी लंबी लाइन लगी है। वो बस एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। यहां तो जैसे वक्त ही थम गया है। और ये दौरा खत्म होता है एक अस्पताल में, एक ऐसी जगह जहां इंसानियत सच में दम तोड़ देती है। यहां लोगों की जान बचाने वाला खून भी मरीजों को नहीं दिया जाता, उसे रोक लिया जाता है ताकि उसे ब्लैक मार्केट में बेचकर पैसे कमाए जा सके। तो समाज की ये हालत देखकर किसी का भी दिल बैठ सकता है ना? लेकिन यहां एक बहुत दिलचस्प बात है। लेखक प्रभाकर माचवे इन भयानक चीजों को सिर्फ एक ट्रेजेडी की तरह नहीं दिखाते, वो इन पर एक बहुत तीखा व्यंग्य करते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि समाज के आदर्श क्या हैं और हकीकत क्या है। जैसे लिखने को एक बहुत महान काम माना जाता है, सच की खोज, पर लेखक खुद पर ही तंज कसते हुए कहता है, मैं तो लेखक इसलिए बन गया क्योंकि मैं किसी और काम के लिए बहुत आलसी था। या फिर ये कि संस्थाएं जनता की भलाई के लिए होती हैं, पर असल में वो सिर्फ अपने फायदे का एक बहाना होती हैं। यही व्यंग्य है जो इस कहानी को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। और ये मजाक सिर्फ समाज पर ही नहीं है। किताब के आखिर में वो एक मजेदार किस्सा भी सुनाते हैं कि कैसे नेपोलियन ने एक पब्लिशर को गोली मार दी थी। मतलब लेखक की व्यंग भरी नजर से कुछ भी नहीं बचता, यहां तक कि उसका अपना लिखने पब्लिशिंग का धंधा भी नहीं।
तो ये जो पूरी यात्रा है, ये जो समाज का दौरा है, ये सारा व्यंग, ये सब हमें आखिर में वापस उन्हीं बड़े सवालों पर ले आता है जहां से कहानी शुरू हुई थी। आखिर मानव अस्तित्व है क्या? ये वो सवाल हैं जो उपन्यास की पूरी आत्मा है कि जिंदगी का अंतिम परिणाम क्या है? क्या इसका कोई मतलब, कोई सार है भी? जब प्यार खत्म हो जाता है तो पीछे क्या बचता है? और आखिर में ये समय क्या चीज है? क्या मौत ही एकमात्र और आखिरी सच है? और आखिर में लेखक हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाता है, क्या वे शक्तियां हमारे संकल्प से परे हैं? मतलब क्या हमारे जीवन को कंट्रोल करने वाली ताकतें हमारी इच्छा शक्ति से भी बड़ी हैं? क्या हम सच में अपनी जिंदगी के मालिक हैं या फिर हम भी किसी बड़ी कहानी के सिर्फ दर्शक हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस किताब के खत्म होने के बहुत बाद तक हमारे जहन में घूमता रहता है।